धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो बवाल शुरू हुआ था, जिसे इजराइल ने सीधे तौर पे जंग करार दे दिया फिलिस्तीन के खिलाफ। हालांकि हमला हमास ने किया था और उसके बाद भारत में जो कुछ हुआ वो आपने देखा ही होगा। पिछले 5-7 दिनों के दौरान ऐसा माहौल बना दिया गया कि फिलिस्तीन के हक में अगर बात की गई तो मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। यहां तक कांग्रेस ने अपने CWC में अगर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव पास किया तो पूरा भगवा गैंग, भाजपा सरकारें टूट पड़ी कांग्रेस के ऊपर। लेकिन अब सरकार ने अपना रंग बदल दिया है, या सरकार अब अपने असली रंग में आ गई है। जो रंग दिखाने की वो कोशिश कर रही थी, वो असल में उसने अपने भगवा गैंग से भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया था। और असल रंग ये है कि सरकार का स्टैंड क्लियर हो गया और उसने कहा है कि हम लोग पूरी तरह फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं राज्य के मुद्दे पर। फिलिस्तीन को एक राज्य होना चाहिए और वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए, जिसके बाद कई और तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्योंकि पिछली बातचीत में हमने आपके सामने रखा था कि पेगासस की वजह से इजराइल की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो क्या पेगासस से नरेंद्र मोदी को डर नहीं लग रहा है, या अब किसी और का डर नरेंद्र मोदी को जो है लगने लगा है, जिसके चलते उन्होंने ये बयान अपने विदेश मंत्रालय से जारी करवाया है। पहले मैं आपके सामने वो बयान रख रहा हूं, फिर आपको रूबरू कराऊंगा रामचंद्र जैन जी से, जो नेवी के रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर हैं और हमारे साथ बहुत सारे मुद्दों पर जुड़ते रहते हैं और विदेशी मुद्दों पर खासकर उनकी बड़ी पैनी नजर रहती है। पहले आप सुन लीजिए जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं उनको। India has always advocated the resumption of direct negotiations towards establishing a sovereign, independent and viable state of Palestine, living within secure and recognized borders, side by side, at peace with Israel. And I think that position remains the same. सुन लिया आपने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को। इसी के बाद से लोग कह रहे हैं कि ये हुआ क्या है और ये पहले हो क्या रहा था। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मेरा पहला सवाल ये है कि 4-5 दिनों तक खूब बवाल मचवाया गया, हंगामा किया गया। ऐसा लगा जैसे फिलिस्तीन के हक में बोलना भी कोई जुल्म हो गया है, या जुल्म के खिलाफ बोलना भी एक जुल्म बना दिया गया है। कहा जाने लगा कि सरकार जो है इजराइल के साथ दोस्ताना व्यवहार निभा रही है। लेकिन अब विदेश मंत्रालय कह रहा है कि साहब हमारी तो वही पुरानी नीति है फिलिस्तीन को लेकर। कैसे आप देखते हैं इसको? अकरम जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि हम 24 घंटे 30 दिन इलेक्शन मोड में रहते हैं और साल भर। तो उनका पहला बयान था जो कि हम इजराइल के साथ हैं, वो 2 कारणों से था। एक तो ये कि पेगासस मामले से डरे हुए थे कहीं ऐसा ना हो कि नेतन्याहू इसके बारे में सारे भेद बता दे। दूसरा, वो चाहते थे भारत के अंदर तो बहुत जल्दी 5 प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं जी। वो साफ साफ दीवार पर देख रहे हैं कि वो हारने वाले। तो वो चाहते थे कि यहाँ हिंदू मुसलमान का मामला उठाकर शोर मचाएं जिससे पोलराइजेशन हो, लेकिन वो भी दाव उसका फेल हो गया। उनके दाव का फेल इसलिए हो गया कि देश की नीति होती है देश के फायदे के लिए, किसी व्यक्ति के विशेष के फायदे के लिए नहीं, भले ही वो प्रधानमंत्री हो। फिर दूसरा था उनकी फजीयत होने लगी पूरी दुनिया से, इस्लामिक वर्ल्ड से फजीयत होने लगी कि भाई ये क्या कर रहे हो। और फिर जो मुख्य विरोधी पार्टियां हैं उनका स्टैंड इनसे बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा नहीं, हम फिलिस्तीन के साथ थे, हैं और रहेंगे। तो इसलिए उनको मजबूरी में अपना बयान, स्टेटमेंट बदलना पड़ा। तो जो ये सब चल रहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रोटेस्ट कर दिया, पहले उनके वीडियो को लेकर हंगामा मचाया, फिर FIR दर्ज करवाई, फिर उसके बाद गिरफ्तारी को लेकर हरनाथ सिंह यादव जैसे भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और तमाम लोग सड़कों पर उतरकर एक तांडव मचाने लगे। ये सब क्या था? ये देखिए, पहले और दूसरे दिन के ये भक्तों का शोर शराबा था, आंदोलन था। तीसरे दिन भक्तों के गुरु ने, विश्व गुरु ने, और मैं कहता हूं महागुरु ने जी कह दिया कि नहीं, हमारा स्टैंड अभी ये है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हम युद्ध नहीं चाहते,
हम शांति चाहते हैं। जी। तो जब तक ये हुआ बहुत देर हो चुकी थी। तीसरे चौथे दिन पांचवें दिन अब भारत सरकार को आधिकारिक तौर पर बयान देना पड़ा कि हम फिलिस्तीन के साथ। तो लेकिन क्या प्रधानमंत्री का वो जो ट्वीट था उसको हम आधिकारिक बयान नहीं मान सकते हैं? आप इस बारे में क्या कहेंगे? बात यह है, मैं तो कहता हूँ ये लोग तो दोगले हैं। इनको उछाल के देखते हैं, अगर हाथ में इनके जो मनमाना हेड या टेल मांगते वो आ गया तो ठीक है, दूसरा आ गया तो कहते हैं ये पार्टी का बयान नहीं है, सरकार का नहीं, व्यक्तिगत है। हालांकि प्रधानमंत्री का बयान व्यक्तिगत नहीं होता, सरकार का बयान माना जाता है। लेकिन विदेश मंत्रालय ने उसको अपने ढंग से कवर कर लिया अपनी बातों से। क्या प्रधानमंत्री ने अपना ट्वीट करते हुए चालाकी कर दी कि हमास का जिक्र नहीं किया, उसमें फिलिस्तीन का जिक्र नहीं किया, बस कह दिया कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और इजराइल के साथ हैं? वो चालाकी थी। अभी ये P20 का एक और शगुफा है, उसमें उन्होंने यही कहा, घुमा फिरा के थूका हुआ नहीं चाटा। हिम्मत नहीं थी ये कहने की कि नहीं मैंने गलत कहा। लेकिन यही कहा कि हम शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं, विश्व में शांति बनी रहे। अपने आप को फिर वो शांति का मसीहा दिखाने के लिए बातें करने लगते हैं। अब प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लोग क्या करें? प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लोग क्या करें। लेकिन बात तो बोलने की आई तो पिछली बार आपने दावा किया था कि पेगासस का इनको डर लग रहा है, तो क्या अब इनके दिमाग से पेगासस का डर निकल गया है? और क्या बेंजामिन नेतन्याहू इनके जरिए जो भी कांड किए गए हैं पेगासस के हवाले से वो नहीं खोल सकते? देखिए, पेगासस तो ले बैठेगा 100%। उसका डर लोगों के दिखावे के तौर पे है कि नहीं, लेकिन मन में बैठा हुआ है, बहुत जोर से बैठा हुआ है। सरकार बदलते ही ये मामला आएगा और हो सकता है इस युद्ध के दौरान नेतन्याहू भी चला जाए, वहां भी सरकार बदल जाए, क्योंकि जो उनके विपक्षी पार्टी थी उन्होंने मिलके इनके साथ सरकार बना ली है। और बहुत सारे इजराइल के तकरीबन 80% लोग नेतन्याहू के विरोध में हैं। जी। क्या पेगासस का मुद्दा आपके जरिए उठाया गया और फिर उसके बाद और भी बहुत सारे लोगों ने इस पे बात करना शुरू की, लेकिन अब पहले शख्स थे जिन्होंने पेगासस की ओर देश का ध्यान दिलाया? नरेंद्र मोदी को लगा कि फजीयत हो गई है, पेगासस का मामला सामने आ गया है, तो चलो जो बवाल मचवाना था वो तो मचवाई दिया है, अब अपनी जो पॉलिसी है वो क्लियर करा लेते हैं अपने विदेश मंत्रालय के जरिए। ऐसा भी हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि भाई हम इसको बच निकले, जिसको कहते हैं ना पतली गली से निकलना, उससे निकलना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री है, उनके लिए तो हर गली चौड़ी होती है, कोई पतली से तो हमारे जैसे आप जैसे निकल सकते हैं, प्रधानमंत्री के लिए तो खुला होता है। लेकिन विश्व ने, पूरी दुनिया ने इस बात को अच्छा नहीं लिया है, इनके फेवर में नहीं गई है बात। क्या अरब दुनिया में, या सीधे तौर पे कहूं कि मुस्लिम दुनिया में, इसके चलते जो नाराजगी थी और मुस्लिम दुनिया से जो एक संबंध अच्छे हमेशा से रहे हैं, भारत के कारोबार भी रहा है, यूएई हो, सऊदी अरब हो, क्या वो दबाव रंग लाया है? क्या वो डर रंग लाया है? देखिए अकरम जी, सही मायनों में ये रूस का और चीन का मिला हुआ खेल है। रूस पर यूक्रेन को लेकर बहुत भारी दबाव है, क्योंकि नाटो कंट्रीज यूक्रेन की मदद के लिए खड़े थे। जी। अब उस दबाव को दूर करने के लिए, थोड़ा कम करने के लिए एक ही तरीका था कि चाइना को कहकर हमास के थ्रू इजराइल पर अटैक करवाओ, ठीक है। जिससे चाइना को तो ये फायदा होगा कि उसको इस्लामिक वर्ल्ड की हमदर्दी मिलेगी और नाटो कंट्रीज का ध्यान बंट के इजराइल पर चला जाएगा, जिससे कि रूस को थोड़ा सुख की सांस मिलेगी। ये दोनों की मिली भगत थी साफ साफ। आज फिर आप एक और बड़ा खुलासा कर रहे हैं सर, इसका मतलब? खुलासा क्या, ये तो लॉजिक है, सच्चाई है। जो भी स्टूडेंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का या समझ रखता है, अब किसी में कहने की हिम्मत है, किसी में नहीं है। कोई सरकार इसलिए नहीं कहती कि भाई अंतर्राष्ट्रीय मामलों की बात है, मैं तो सरकार नहीं हूँ, मैं तो इंडिविजुअल हूँ, मेरा अधिकार है बात कहने का, सच्चाई है ये। कोई इसको रेफ्यूट करे या ना करे, मैं तो सच्चाई मानता हूँ इसको। जी।
चलिए, चाइना और रूस का ये पूरा किया धरा है, लेकिन क्या, फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं वापस करके, कि अरब दुनिया से, मुस्लिम दुनिया से जो भारत के संबंध रहे हैं, उनका दबाव भी रंग लाया है। इसके चलते नरेंद्र मोदी ने देश की जो पॉलिसी है फिलिस्तीन को, इजराइल को लेके, वो क्लियर करवाई है। देखिए, दबाव तो अंदरूनी कुछ ना कुछ आया होगा, या दबाव नहीं, पूछा जरूर होगा कि मोदी जी, आप इतना 75 साल का जो अमृत वेला जिसको कह रहे हो, वो कैसे बदल गए। जी। तो इन्होंने सोचा होगा कि भाई मेरे मुंह में तो कह दिया मैंने, कैसे भी, शायद इसी पश्चाताप के लिए वहां पर पिथौरागढ़ गए होंगे, चट्टान पर हम्म। बैठे होंगे। आपने हम्म। देखा होगा ना, अकेले वहां डमरू बजा रहे थे। हम्म। इस बयान के देने के बाद में पिथौरागढ़ गए थे, तो जी। हो सकता है वहां गुरु जी को कुछ ज्ञान आया होगा। जी। या इसको इसलिए या इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि पहले बोलते हैं कि कपड़ों से पहचान लो दंगाइयों को, पहले बोल देते हैं कि मंदिर और मस्जिद की बात कर लो, पहले बोल देते हैं शमशान और कब्रिस्तान की बात कर लो, और बाद में फिर खड़े होकर अपने आप को दिखा देते हैं कि बहुत भले हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जो उस बीच में होता है वो ये हासिल कर ही लेते हैं। एक गांव की कहावत है, नंबरदार का बेटा बड़ा शैतान खोपड़ी था। जी। वो सबको तंग करता था, तो नंबरदार के पास सबके उल्हाने आते थे। जी। तो उसने बेटे को चुपके से कहा कि तू अपने काम में लगा रह, जी। मेरे पास जो भी आएगा मैं तुझे उनके सामने डांट भी दूंगा, कहूंगा तू गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बना के रखना चाहिए, लेकिन तू अपने काम में लगा रहे। तो जी। ऐसे यहाँ नंबरदार के बेटे करोड़ों हैं इनके पास। जी। नागपुर से जो नाग पैदा हुए हैं वो हम्म। करोड़ों हैं, उनको छोड़ा हम्म। हुआ है कि तुम लगे रहो, मैं यहाँ हम्म। लीपापोती करता रहूंगा और कुछ नहीं, बस। चलिए, बहुत शुक्रिया। आज फिर आपने एक बड़ा खुलासा किया और आपने सीधे कहा कि असल में जो पूरा क्लेश पैदा हुआ है ये चाइना और रशिया की वजह से हुआ है, और नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय से जो स्पष्ट करवाया है, भारतीय जो नीति थी, कूटनीति थी फलस्तीन और इसराइल को लेके, वो क्या थी, और बवाल जो पहले से मचवा रखा था वो क्यों था। बहुत शुक्रिया, आप वक्त देते हैं, फिर से आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। मेहरबानी, धन्यवाद बहुत बहुत।